हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? क्या हम कनेक्टेड हैं? हेलो। हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का यहाँ पे। क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? स्वागत है घनश्याम सिंह जी, वरुण पाठक जी, जितेश यादव जी। मेरी आवाज़। गुड इवनिंग वरुण पाठक जी, गुड इवनिंग जितेश जी, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़, ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है। तो वरुण पाठक जी तो मेरे टॉप फैंस में हो गए हैं। हाँ, उनको शायद मेरी चीज़ें इन्होंने बहुत लाइक की है, तो फेसबुक बता रहा है, तो धन्यवाद आपका और लाइकिंग द थिंग्स वरुण पाठक जी। रेखा जी, गुड इवनिंग, गुड टू सी यू। हाँ, गुड टू सी यू मिश्रा जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के हैंडल से। गुड इवनिंग गुलसिता प्रवीण जी, गुड इवनिंग संजय कुमार मिश्रा जी। चलिए, आप लोगों का फीडबैक मुझे मिल गया, मैं ऐसा मानता हूँ। गुड इवनिंग मौजम खान साहब और कौस्तुभ, गुड इवनिंग, थैंक यू कौस्तुभ गिविंग मी दिस फीडबैक। एंड लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। अब काउंट मैं भूल गया हूँ, कौस्तुभ जी काउंट रख रहे होंगे कि अब हमारी कौन सी क्लास है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, आनंद हैं। इस कोरोना काल में खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल उचित दूरी और सावधानी के साथ निकल रहे होंगे। और मेरे समझ से आप लोगों ने टीकाकरण भी करवा लिया होगा, एटलीस्ट कम से कम एक डोज तो लगवा ही लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो ज़रूर लगवा लें, और जिन साथियों ने लगवा लिया है उनको बधाई। तो आइए, काफ़ी गहमा गहमी भरा रहा पिछला सप्ताह मेरे लिए। कल भी मैं आपकी क्लास नहीं ले सका, जिसका मुझे खेद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एटलीस्ट ये 2 क्लासेस में मिस नहीं करूँगा। और गुड इवनिंग हर्षित द्विवेदी जी। हाँ, गुड, संजय जी ने एक डोज ले लिया। अच्छा, दिस इज 9th क्लास। सुमन जी, गुड इवनिंग। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोगों की इजाज़त हो। और अगर मैं बढ़ना चाहूँ उसके पहले अगर आपको कुछ कहना है क्लास के संदर्भ में, पिछले लेसन्स के संदर्भ में, तो मैं आपको 1-2 मिनट दे सकता हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि मैं आगे के लेक्चर्स में जो आज टॉपिक लूँगा उन चीज़ों को पुनः कवर करने की कोशिश करूँगा। आपका कोई कमेंट, कोई फीडबैक, कोई सवाल नहीं है, तो मैं सीधे अपने नए विषय पे आ जाऊंगा, जो कि मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस किया था। हम लोगों ने पिछली क्लास में हाँ जी, सभी लोग जहाँ जहाँ भी हैं इस लिंक को आगे शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें इस क्लास से। और तो आइए हम सीधे चलते हैं कि जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वैलिडिटी ऑफ द हिंदू मैरिज, और उसमें हमने सेक्शन 5 को मोहम्मद उमर जी रेगुलर क्लास, कौस्तुभ जी हैं इसके इंचार्ज, उनसे बात कीजिए। और थोड़ा सा समय का भी रहता है। हाँ, 2 क्लास तो पूरा कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, यूनिवर्स की इच्छा है। यूनिवर्स हमसे जो भी कुछ चाहे करवा सकता है। कौस्तुभ जी से आप बात करें, देखें क्या संभव हो पाता है। सोचते हैं कोई और टाइम, कुछ और देखते हैं। यहाँ तक कौस्तुभ जी ने पहुँचाया है, तो आगे भी कोई ना कोई रास्ता होगा। तो बड़ा अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। अरे ये तो आदमी गजब क्रिएटिव है भाई, कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। आप लोग भी जुड़िए उस ग्रुप में, बड़ा मजा आ रहा है भाई। बड़े सीनियर हैं नृपेंद्र सर, और बड़े बड़े खोए हुए लोग मिल रहे हैं मुझे तो। हाँ, अपने वीरेंद्र ओझा सर, मेरा इनसे पुराना ताल्लुकात है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था ये वही हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इतनी इनकी जो श्रीमती हैं, वो भी मेरी बैचमेट हैं, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं
नाम उनका नहीं ले रहा हूँ, मैं उनसे बात करूँगा फिर बताऊँगा। लेकिन अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने खोए खोए लोग एक जगह मिल रहे हैं, आप लोगों से जुड़ाव हो रहा है, इतना अच्छा क्रिएटिव काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम अपने विषय पे आते हैं कि मैंने साथियों आपसे पिछले क्लास में वैलिडिटी ऑफ द हिंदू मैरिज और उसके कंडीशंस पे बात करी थी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि आज जब मैं आपके सिलेबस का को देख रहा था और अध्ययन कर रहा था, वैसे तो अभी हमारा हिंदू लॉ ही चलने वाला है। हिंदू लॉ पे मैंने आपको जैसे बताया कि 10 से 15% आपका पेपर कवर होता है और कई दफ़ा तो 25% तक मैंने देखा है हिंदू लॉ जाता है। और तो इसलिए महत्वपूर्ण है और मैं काफ़ी डिटेल में जाके आपको इसको ले रहा हूँ। और प्रैक्टिस के लिहाज से, लिटिगेशन के लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो लोग लिटिगेशन में अभी हैं और लिटिगेशन में बने रहना चाहते हैं तो वो मुझे चैट बॉक्स में एल लिख दें, तो मैं लिटिगेशंस के भी कुछ टिप्स आपको दूंगा हिंदू लॉ से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और स्कोप लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है कि आप इसकी परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं हिंदू लॉ को, और जब वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो जो वो काम करते हैं वो काम पूरा नहीं हो पाता है और फिर उनको बाजार के हिसाब से फीस मिलती है। लेकिन अगर आप इस हिंदू लॉ को मास्टर कर लेते हैं तो आपको जानकर यह अच्छा भी लगेगा और खुशी भी होगी कि अगर आप मुझसे संपर्क करेंगे कि सर एक विल लिख दो, वसीयत लिख दो, जो कि हिंदू लॉ का पार्ट है, तो मैं वसीयत लिखवाने के मेरे चार्जेस 1.25 लाख से शुरू होते हैं और 15 लाख तक मैं चार्ज करता हूं। कौन कहता है कि लिटिगेशन में पैसा नहीं है? कौन कहता है कि वकील को स्ट्रगल करना है? मैं नहीं मानता। अगर आप अपना काम जानते हैं, और मेरे यहाँ वेटिंग लिस्ट है, मैं अब एक नया सॉफ्टवेयर लेके आ रहा हूं विल राइटिंग पे, तो तकनीकी और ज्ञान का संगम जो आप यहाँ पे उसका अद्भुत प्रयोग और उसका परिणाम देख रहे हैं, जो कौस्तुभ ने यहाँ पे उपलब्ध कराया है या कायम हो पाया, तकनीकी और ज्ञान दोनों को जोड़ दीजिए और फिर आप लिटिगेशन में आइए, देखिए क्या कमाल करते हैं आप। क्या जरूरत है कोर्ट में घंटों खड़ा रहने के लिए, बेल एप्लीकेशन बहस करने के लिए और जज साहब के मर्जी पे प्रैक्टिस करने की? अरे अपनी प्रैक्टिस करो। उमर जी, हमारा विषय FIR कैसे लिखते हैं नहीं है, इसके लिए आप CRPC IPC की क्लास जो दूसरी चल रही है वहां चलें। हमारा जो क्लास है वो हिंदू लॉ पे है, जुडिशियरी पॉइंट से। ये तो मैं पासिंग रेफरेंस कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। तो अपने आप में विल राइटिंग इतना सिंपल लगता है, लेकिन ये अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन उसके लिए आपके पास हिंदू लॉ का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये हमारे आज के विषय से जुड़ा है, इसलिए ये चर्चा है। यहाँ पे एक शब्द भी वो चर्चा नहीं आएगी जिसका हमारे विषय से संबंध नहीं है साथियों। अब आपने देखा कि कंडीशंस तो सेक्शन 5 कहता है कि मैरिज फुलफिल हो गई, लेकिन आपने देखा कि चाइल्ड मैरिज के केस में कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी न चाइल्ड मैरिज इलीगल है न लीगल है। आपने ये भी देखा कि एक व्यक्ति क्रिश्चियन था और वो हिंदू हो गया और फिर वो शादी करता है, तो क्या वो शादी वॉइड है या अनवॉइड है? आपने ये भी देखा कि एक महिला क्रिश्चियन है और वो एक हिंदू से शादी करती है, और जब उसके बच्चे को संपत्ति में हिस्सा देने की बात आती है तो वहां पे कौन से कानूनी सवाल उठते हैं। आज इस तरह के कुछ प्रायोगिक और प्रैक्टिकल सवालों पे मैं और चर्चा करने जा रहा हूं सेक्शन 5 के। तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉ सिंपल होते हुए भी उसका इंटरप्रिटेशन सिंपल नहीं है। फॉर एवरी लॉ देयर इज एन एक्सेप्शन।
और लॉ के बारे में मेरी जो अपनी मान्यता है वो यही है कि ये बेयर एक्ट मेरे हाथ में है। मैं समझता हूँ आप सब लोग लेके आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये किताब है, लेकिन इसमें जो लिखा गया है उसका उतना ही वैल्यू है जितना लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है। अगर लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ आ गया, मसलन हिंदू सक्सेशन एक्ट की ही हम बात करें, तो लड़कियों को, महिलाओं को इक्वल राइट्स जो देना है संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, वो एक टाइम में एक कट ऑफ डेट था 2005 का, लेकिन अपने अंतिम निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने डेट वेट बिल्कुल हटा दिया। 3 तरह के मत थे उस पे, लेकिन अल्टीमेट जो आज प्रिवेल कर रहा है वो ये कह रहा है कि a हिंदू girl or daughter has the equal right in the ancestral property of the parent irrespective of any deadline. बिकॉज ये एक्ट जो आया अमेंड हुआ वो 2005 में था, तो पहले कंडीशन था कि 2005 की स्थितियों के बाद ही ये लड़कियों पे लागू होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, ये बिल्कुल किसी भी दिन से लागू है और लागू हो रहा है और बहुत सारे इन पर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू प्रूव एंड ट्राइंग टू से ओनली वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, दैट law is nothing but the last interpretation by the highest court. It may be high court, of course. If high court, then that can be overruled by Supreme Court. But if it is the last interpretation is by the Supreme Court, then this is last and final. Of course, that again is evolving and can be challenged. But till it is not challenged and the new decision has not been given on this. Yes, Mohammed Omar ji, 2005. Yes, you are correct. जो वो अमेंडमेंट आया हिंदू सक्सेशन एक्ट का 2005, तो ये है लॉ की पोजीशन। और इसीलिए एक एक्ट की जब मैं बात करता हूं तो मैं साथ ही उसके एक्सेप्शन की बात करता हूं। आपने ये भी देखा इसी हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है तमिलनाडु की, जिसके सक्सेशन जो आज की तारीख में वो क्रिश्चियन है। सो हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू देम, बट बिकॉज दे कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियन, सो इन मैटर ऑफ सक्सेशन द हिंदू लॉ is applicable. So for everything you find that there is an issue. And why I am setting this background? Because the topic child marriage is exactly fit into that consideration. मैं अक्सर कानून के बारे में बात करते हुए ये कहता हूँ, ये बड़ी बड़ी प्रिय लाइनें हैं कि हम कोई भी वकील या कोई भी विद्वान या कोई भी एक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज का अपना इंटरप्रिटेशन है, अपना देखने का नजरिया है और अपना देखने का तौर है। हम 90%, 95% फुल प्रूफ होने की अगर बात कर लें तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100% तो यहाँ बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसलिए मैं अक्सर ये दो लाइनें कहता हूँ कानून के विद्यार्थियों के लिए और कानून के हमारे मित्रों के लिए जो प्रैक्टिस में हैं, लिटिगेशन में हैं, कि यहाँ की कानून के बारे में मैं कहता हूं कि यहाँ की बड़ी नीची है ऊंचाइयां, यहाँ की बड़ी नीची है ऊंचाइयां, जरा संभल के चलो नहीं तो गिर जाओगे। यहाँ की बहुत नीची है ऊंचाइयां, जरा संभल के चलो नहीं तो गिर जाओगे। तो ये बात आप याद रखें कानून के विद्यार्थी होने के नाते कि बड़ी नीची हैं ऊंचाइयां, संभल के चलना है नहीं तो टकरा जाओगे, गिर जाओगे। तो आइए, सो आफ्टर दिस लेट्स बिगिन अवर टॉपिक एंड वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज हमने बात किया। दो सवाल हमारे पास यहाँ पे आज की तारीख में खड़े होते हैं। एक सवाल है कि सेक्शन 5 वेरी क्लियरली सेज वन ऑफ द इट्स कंडीशन, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप लोग खोल लें। सेक्शन 5 जो वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज की बात करता है,
वो क्या कहता है कि भाई एज ऑन डेट जिस दिन शादी हो रही है उस दिन व्यक्ति अपार्ट फ्रॉम अदर कंडीशन एज एंड बोथ ऑफ देम शुड बी हिंदू, एक जो कंडीशन है कि दोनों लोग अनमैरिड होने चाहिए, वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन है, आप सब लोगों ने देखा है सेक्शन 5 में। अगर कोई मुझे बताएगा ये कौन सा कंडीशन है, कौन सा सेक्शन 5 का कौन सा ये क्लाउज है या सब क्लाउज है। नीदर पार्टी इधर पार्टी लिविंग एट द टाइम, दिस इज वेरी सेक्शन 5 क्लाउज 1 में ही है ये बात कि दोनों अनमैरिड होने चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ऐसी एक शादी हो जाती है जहां पे जो पुरुष है, जो मेल है, वो पहले से शादीशुदा है। तो अंदर हिंदू लॉ इज दिस लीगल, इज इट अलाउड? क्या कोई मुझे बताएगा? ऑफ कोर्स बड़ी सिंपल सा सवाल है और मैं समझता हूं आप सब लोग यस सेक्शन 5(1) संजय जी, ठीक है। तो अब मेरा जो सवाल है कि क्या एक हिंदू जो शादीशुदा है वह दूसरी शादी कर सकता है? ऑफ कोर्स आप बहुत सिंपल है, आप कहेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, वो दूसरी शादी करने की उसको इजाजत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो वी इन दिस लॉ कॉल दिस बाइगेमी। एंड व्हाट इज बाइगेमी? बाइगेमी अमाउंट्स टू हैविंग 2 wives at the same time, which is illegal. It means एक हिंदू दूसरी शादी तो कर सकता है बट ओनली आफ्टर डाइवोर्स। हमने पहले भी डिस्कस किया है एक सवाल के संदर्भ में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्स एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस सेक्शन आल्सो। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन ही कांट मैरी बिकॉज यू नो separation is not end of the marriage, but yes, an Hindu can get married after divorce, but here the case is that he has 2 wives at the same time. If that is the case, that he is having 2 wives, then this is crime as per the Hindu law, and we call this practice bigamy. So it is established that someone who is not divorced, who is already having a wife, can't have another wife, can't enter into another married life. But if this happens, then which marriage is legal? Can anybody tell me? हमने ये मान लिया कानून में ये जुर्म है, ये अलाउड नहीं है। अब उसने दूसरी शादी कर ली, तो इलीगल कौन सा मैरिज होगा, पहला या दूसरा? हम छोड़ते हैं, हम अभी इसका जवाब नहीं देते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर, ठीक है। अब ये तो आपको बताना है कि कौन सी शादी इलीगल होगी। अब अगर वो ऐसा करता है तो कानून में उसकी क्या स्थिति? ऑफ कोर्स इट इज इलीगल, बाइगेमी इज इलीगल एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। यस, वेरी गुड आंसर कौस्तुभ जी। सेकेंड मैरिज इज इलीगल, सेकेंड मैरिज इज इलीगल, बट दिस इज ए थ्योरेटिकल आंसर। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, खास करके जो लिटिगेशंस में है, कि यहां भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिसीजंस हैं एंड वी विल टॉक अबाउट इन अवर प्रैक्टिकल क्लासेस, स्पेशली टू दिस पार्ट, कि कैसे दूसरी वाइफ ने, एक बम्बई का केस है, मुझे इस वक्त केस नंबर और नाम तो नहीं याद है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की 2 शादियां हुई और उसकी डेथ हो गई, और जब उसके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट या कंपनसेशन उसको दूसरे डिपार्टमेंट से मिला, तो दूसरी वाइफ ने भी हाई कोर्ट में दावा ठोका कि मैं इसकी लीगली वेडेड वाइफ हूं और मुझे इसमें से हिस्सा मिलना चाहिए। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिसीजन आया है उसमें बम्बई हाई कोर्ट का, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे।
बट अभी यस हमारे क्लास के लिए, आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इतना पर्याप्त है कि सेकेंड मैरिज इज इलीगल. सो इफ दिस हैज हैपेंड, then the section 494 and the section 495 आप चाहें तो लिख लें. जिनके लिए नया है कि बाइगैमी इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 494 and 495 of the Indian Penal Code and will be. तो ये लगेगा किसके ऊपर? दूसरी पत्नी पे. आप कह रहे हैं कि वो जो सेकंड वाला इलीगल है, तो ये कानून लगेगा किस पे? पहली पत्नी पे, दूसरी पत्नी पे, या जो व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है. ऑफ कोर्स जो व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है, न पहली का कोई कसूर है न दूसरी का कसूर है. ठीक है. सो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द पर्सन परफॉर्मिंग द सेकेंड मैरिज. वाइस वर्सा इट इज ऑल्सो ट्रू. इफ इट हैपेंस टू दैट द गर्ल और द वुमन इज गेटिंग इनटू सेकेंड मैरिज, शी इज ऑलरेडी मैरिड, so then of course this would be applicable on her also, but otherwise the person, that's why I'm not saying male or female, I'm saying the person who is getting into the second marriage, who is performing second marriage after already having a living husband or wife. That's why it sums up having either of them, either husband or wife. So this bigamy is a crime not allowed in the Hindu Marriage Act, and in case somebody is committing this crime, it is punishable under the section 494 and section 495. बिल्कुल मैंने वो जवाब दिया रोही जी. मैं समझता हूँ आपका सवाल टाइप करने में थोड़ा टाइम लगा होगा आपको, और जब तक आया कि अगर सर एक लड़की हस्बैंड के होते हुए दूसरी मैरिज करे, ऑफ कोर्स इट इज पनिशबल अंडर द सेम सेक्शन 494 एंड 495. लेकिन यहाँ पे एक जोक आजकल चल रहा है. मुझे याद आया कि एक सज्जन वकील साहब कह रहे हैं कि 30 साल शादीशुदा रहने के बाद, वकील हैं वो बोल रहे हैं मेरे को जवाब दो, कह रहे हैं 30 साल शादीशुदा रहने के बाद और अगर मैं अपने ससुराल में रह रहा था, मतलब वो घर जवाई थे वकील साहब, तो कहते हैं कि अगर 30 साल या 25 साल जो भी मेरी शादी पे हुए, उसके बाद मेरी पत्नी भाग के दूसरी शादी कर लेती है, तो मैं क्या अपने ससुराल में कायम रह सकता हूँ? संपत्ति पे मेरा क्या अधिकार होगा? तो खैर ये जोक है, बट यहाँ पे ये है कि यस इट इज एप्लीकेबल टू बोथ गर्ल एंड बॉय, बोथ मेल एंड फीमेल, दैट इट इज ए क्राइम एंड इट इज पनिशबल अंडर दी. No, Kaustubh ji, very good question. There is nothing like consent in this. This is nothing. Then to everybody will claim, you remember the famous case of Dharmendra. Wife never objected. तो उनकी पहली पत्नी है, राधन उनके पहली पत्नी से हुए बच्चे भी उनके साथ ही रहते थे, हेमा जी के. लेकिन Dharmendra has to go and convert his religion and become a Muslim. So there is no question of consent or no consent. It is, if legally the marriage is there, live, and you get into another marriage, then this is crime. Punishable under section 494 and section 495, as far as the Hindu marriage is concerned. Yes, very good आशीष उपाध्याय जी. नो विथ और विदाउट कंसेंट, कुछ कोई मतलब नहीं है, सिंपल है. अब नीरज पाल जी आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद क्या होगा? अब ना ये बहस जरा दूसरी तरफ चली जाएगी, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता. लेकिन मैं एक सिंपल सा बात आप लोगों से पूछता हूं. हिंदू मैरिज एक्ट में तो वो आएगा, मैं उस वक्त आपसे ये चर्चा करूंगा. और यहाँ पे बढ़िया है कि आपने ये एक सवाल कर दिया, मेरे मन में भी कुछ था. एक तो पहली बात है कि मेरे पास कुछ सजेशन आए फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर जब आप हिंदू मैरिज एक्ट ले रहे हो तो साथ ही साथ मुस्लिम मोहम्मदन एक्ट भी डिस्कस करो, कंपैरेटिव करो. तो देखो, सबसे पहली बात है कि हमारा उद्देश्य कंपैरेटिव स्टडी का नहीं है, हम तो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमने स्पष्ट कह दिया. अब अगर हम
मोहम्मदन एक्ट की बात करें, ऑफ कोर्स वी कैन डिस्कस, बट आफ्टर कंप्लीटिंग हिंदू एक्ट, हिंदू लॉज। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जो आपका प्रश्न पत्र है, हिंदू लॉ में आपको चॉइस नहीं है। जो सवाल आपको दिया जाएगा वो कंपलसरी है। अगर आपको प्रश्न पत्र की सैंपल दिमागी तौर पे याद है तो वो कहते हैं कि पहले के 3 सवाल तो कंपलसरी है और बाकी के नीचे के सवालों में चॉइस होती है। तो जो इस्लामिक लॉ है या जो मॉडर्न लॉ है उस पर एक सवाल जरूर आता है, ठीक है, लेकिन वो ऑप्शनल है। वहां पे आपके पास एक चॉइस होगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप मॉडर्न लॉ प्रिपेयर करके जाओ या नहीं जाओ, लेकिन हिंदू लॉ तो प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। सो आई एम क्लियर ओवर देयर। हाँ, अब जो आप कह रहे हो यूनिवर्सल कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट की बात या यूनिवर्सल लॉ की बात आप कर रहे हो, मुझे एक चीज बताओ, आप सब लोग जहीन लोग हो, बड़े समझदार लोग, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, बट लेट्स मेक इट स्लाइटली इंटरेस्टिंग, सम एक्सेप्शन फॉर टुडे। जब शादी की बात आती है तभी हम लोगों को क्यों चिंता होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति 2 शादी कर लेता है या कर सकता है, या तलाक की बात आती है तो 3 बार तलाक बोल के वो तलाक दे सकता है, तो हमें बड़े यूनिफॉर्म सिविल कोड की चिंता हो जाती है। आप मुझे बताएंगे एज पर लॉ, कैन ए मुस्लिम, कैन ए हिंदू, पहले तो मुझे कानून के हिसाब से बताइए कि कैन एन हिंदू एडॉप्ट ए चाइल्ड? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो दोस्तों बात दूर तलक जाएगी। नेताओं के झांसे में मत आइए। पॉलिटिकल भाषण और है और कानूनी स्थिति और है। आप लॉ के अध्यवेता हैं, आप लॉ के, मैं क्या कहूं, दैट शब्द, आप विद्वान हैं। आपको कानून को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। Of course, adoption is very much legal in Hindu laws, as per our Hindu law. But adoption is illegal in Muslim law. A Muslim can't adopt a child. But nobody talks about that. Yeah, नीरज जी ठीक है, कंडीशन तो हम देख लेंगे. That is again questionable, especially after this COVID, and there is already a committee by the Supreme Court which is talking about changing this law, what we have seen in the COVID. But speaking in totality or in general, yes, adoption is legal in Hindu laws, but adoption is not legal in Muslim law. So when we talk of uniform civil code, why it remains restricted to marriage and talaq? And then if you trigger me, आप मुझे अगर छेड़ेंगे तो मैं 101 लिस्ट बना दूंगा, फिर आपको तकलीफ होगी। आई एम सॉरी टू यूज दिस, तकलीफ मतलब हम हिंदू भाइयों को, मैं भी हिंदू हूं, सच तो सच है, और मैं तो यहाँ लॉ की क्लास में हूं। आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जो फैक्ट है उस पर तो बात करनी पड़ेगी। उनके यहाँ तो भ्रूण हत्या नहीं होती, आपके यहाँ क्यों होती? उनके यहां तो दहेज हत्या नहीं होती, आपके यहां क्यों होती है? सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट एट दिस प्लेटफॉर्म. वी विल डू एंड यू शुड डू, बट डू विथ प्रोफाउंड नॉलेज. पॉलिटिशियन के वोट कैंपेन के चक्कर में मत आ जाओ, ठीक है ना? खैर, एनी हाउ, इट वॉज बिट ऑफ डाइवर्जन, बट लेट्स कम बैक. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, the topic was that consent, no consent doesn't matter. Kaustubh ji has a question: if someone accepted Islam, okay, and do a second marriage after घर वापसी,
what will be the status of that marriage and child from this type of marriage? बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। अब कह रहे हो कि जी वो फिर से वापस हिंदू हो गया, क्या कौस्तभ जी आप ये कह रहे हो? तो वह फिर से हिंदू हो गया और अब उसके उस सेकंड मैरिज का स्टेटस क्या होगा? देखो यार, इस पे मैं सही बताऊं ईमानदारी से, मैं कोई स्पष्ट और स्ट्रेट जवाब अभी आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर आपके नज़र में कुछ है तो आप बता दो मुझे, नहीं तो मैं अगली क्लास में इस पे बात कर सकता हूं। लेकिन हाँ, जहां तक संदर्भ आपके इस प्रश्न के दूसरे प्रश्न का है, उसमें मैं बहुत क्लियर हूं। बिकॉज दिस इज रियली ए नाइस क्वेश्चन। लेट मी थिंक कि वो फिर से वापस हिंदू हो जाता है, तो इसका मतलब तो एक सवाल और पैदा होता है कि भाई एक व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने वाला है और इस्लाम धर्म के तहत उसकी 2 शादियां हैं, और 2 शादियां होने के बाद वो वापस हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो अब उसकी पत्नी का स्टेटस क्या होगा? देखो, लीगली और एकेडमी की जो मेरा दिमाग इस वक्त सोच पा रहा है, तो उसमें तो भाई उसकी दूसरी शादी इलीगल हो जाएगी। तो दूसरी वाली है वो इलीगल होगी। बिकॉज आप याद करो, हमने ये बात की थी एक एक्सेप्शन लॉ में सेक्शन 5 डिस्कस करते हुए कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो क्या था और क्या है और क्या बनेगा। वी आर कंसर्न विथ एज ऑन डेट, उस तारीख में। बट ऑन दिस आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग विथ ड्यू कमांड, जस्ट आई एम यूजिंग माई लॉजिकल ब्रेन। लॉ मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर मैं देखूं कि वो वापस हिंदू होता है, तो ऑफ कोर्स हिंदू लॉ उस पर एप्लीकेबल होगा। और ये एक सवाल आएगा आगे, आज मेरे दिमाग में ऐसे 2 सवाल हैं, मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वहां पे देखते हैं, इसको और तोड़ते हैं, और आई वुड लाइक टू सी सम डिसीजन। कोई ऐसा केस है नहीं है, देन आई वुड से इन नेक्स्ट क्लास। But as far as your second part of the question is concerned, there I am very clear, absolutely clear, that what is the and the child from this type of marriage. आप याद करो, हमने 2 केस डिस्कस किए हैं कि चाइल्ड का कुछ लेना देना नहीं है उसके पिताजी के रिलीजन से, उसके पिताजी का सेइंग से। चाइल्ड पे सीधे सीधी बात होगी। पहली बात, वो चाइल्ड का बाप हिंदू है तो वो हिंदू है। अगर आप इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी डिनाई करते हैं इस फैक्ट को, तो दूसरी बात मैं आपसे करूंगा। तो दूसरी बात क्या होगी कि चाइल्ड का लालन पालन किस तरीके से हुआ, वो किस मोहल्ले में रहा, उसके कौन से रिलीजियस राइट्स के तहत उसकी जनेऊ हुई, उसका मुंडन हुआ, उसकी शादी हुई, तो मैं वहां से भी उसको हिंदू साबित करूंगा। और वो खुद क्या कहता है, उसकी मदर क्या कहती है, तो इन सारी बातों पे चाइल्ड तो हिंदू होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होते हैं। लेकिन पिताजी वापस घर वापसी आए और बच्चे का लालन पालन मुस्लिम धर्म के अनुसार से हुआ है या हो रहा है, और वो मुस्लिम धर्म को मानता है और कहता है, तो ऑफ कोर्स ही इज नॉट हिंदू। ठीक है। सो आई होप आई हैव यस, कीर्ति द्विवेदी जी भी यही कह रही है कि किसका प्रभाव रहा है, तो मैंने आंसर कर दिया कि यहाँ पे पिता के धर्म से व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग द रिलीजन ऑफ द चाइल्ड, इट डजंट मैटर। एंड वो हमने डिस्कस कर दिया। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, यहाँ से रिलेटेड है। सपोज कीजिए कि ये तो धर्म को मानने में है, लेकिन अब मैं आगे जा रहा हूं कि जो केस आपने देखा था पेरुमल का, कि कैसे उसने यह कहते हुए बेटे को संपत्ति से हिस्सा देने से इनकार कर दिया था कि भाई उसकी पत्नी क्रिश्चियन थी, वो हिंदू था, तो ये शादी ही वैध नहीं है। तो जब शादी वैध नहीं है तो बच्चा वैध नहीं है, और जब बच्चा वैध नहीं है तो काहे का सक्सेशन है। लेकिन कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा, क्या निर्णय दिया, हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। अब शादी के बारे में तो ये स्थिति है, सक्सेशन के बारे में आपको
आपको मैंने बता दिया कि स्टेटस क्या है, वो उसके धार्मिक स्टेटस पे सक्सेशन एक्ट उसके ऊपर लागू होगा। बट लेट्स एज्यूम अनदर केस, ए हिंदू गर्ल मैरीज ए मुस्लिम। एम आई क्लियर? आप लोग समझ रहे हैं? एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले सज्जन से शादी कर ली। जो उसके हस्बैंड हैं या जो हस्बैंड का परिवार है वो उसको फ्रीडम देता है टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ हर चॉइस। सो शी डिसाइड्स टू रिमेन अ हिंदू, करेक्ट? एंड द हस्बैंड इज मुस्लिम, ही इज प्रैक्टिसिंग हिज ओन रिलीजन। यू नो, जो उससे बच्चे पैदा होंगे उसका धर्म, उस बच्चे की चॉइस, उस बच्चे की परवरिश उसके समाज में रहा है उसके आधार पे हो जाएगा। या तो इस्लाम धर्म का माना जाएगा या वो हिंदू धर्म का माना जाएगा, वो तो क्लियर है, वहां पे आपको कोई क्लियर नहीं। अब क्या इस महिला को पत्नी होने के नाते अपने ससुराल की संपत्ति में, आपको मालूम है यहाँ पे वाइफ होते के नाते सक्सेशन एक्ट के तहत पति की संपत्ति में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हायर नंबर 1 के तहत आपका हिस्सा हो जाता है पत्नी का। एम आई करेक्ट? मैं सही हूं? आपको मेरी बात समझ में आ गई? यहां तो हिंदू लॉ के तहत कोई लड़की ब्याह के आई तो उसका हक कायम हो गया। ठीक है, ये मुस्लिम लॉ में भी है कि अगर वो ब्याह के गई तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ, उसका संपत्ति में हक हो गया। अब जो केस मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि उस व्यक्ति ने उस लड़की को यह इजाजत दे दी कि आप अपने पसंद का रिलीजन प्रैक्टिस करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। So now the case is, the person is a Rahman, the husband is Rahman, and the wife is Geeta. Will Geeta get share in the ancestral property of Mr. Rahman? That's my question. The part B of the question is, will Geeta get share in the property earned by Mr. Rahman? Can anybody answer this? चलिए, आंसर आप लिखने में, टाइप करने में टाइम लगा रहे होंगे। आई वॉन्ट टू मेक यू वेरी क्लियर हियर। Sita will not get any share in the property of Mr. Rahman, whether earned or ancestral. The question answer is nahi, Neeraj Pal ji, she is not entitled. Muslim law is applicable to Muslims. Sita is not a Muslim. Simple. So how the Muslim law will be applicable on Sita? Now you are getting the point. आप जो इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान रखिए, मेरा संदर्भ सक्सेशन में धर्म में उस दिन से है। तो सीता बीइंग हिंदू मैरिड टू ए मुस्लिम, अगर रहमान की प्रॉपर्टी बटेगी तो किस कानून के तहत बटेगी? Of course under Islamic law. But his wife is a Hindu, so Islamic law is not applicable on her. So she will not get a single penny. Keep this in mind. Very clear, absolutely clear. तो ऐसी जो भी शादियां हुई हैं जहां दो धर्मों के बीच में एंड द वाइफ और द कंसर्न्ड हस्बैंड, वाइस वर्सा ऑल्सो इट इज ट्रू, तो उसके ऊपर उसी के धर्म का कानून लागू होगा। अब आप चलिए अनदर कंट्ररी क्वेश्चन।
will Mr. Rahman get share of the property of Sita's father? इंटरेस्टिंग, कुछ तो लिखो यार। हाँ, इंटरेस्टिंग है, नहीं इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब तुम लोगों ने तो आज क्लास घुमा दिया प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ, रहमान साहब को सीता के पिताजी के संपत्ति में हिस्सा मिलेगी? नीरज पाल जी बिल्कुल मिलेगी, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। कौस्तुभ जी मिलेगी, यही तो समझाना चाह रहा हूं। अगर ना ही होता तो मैं ये सवाल क्यों कर रहा होता आपसे? मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, कहीं ना कहीं कुछ है, इसीलिए सवाल घुमा रहा हूं। हाँ चलिए, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। लिमरा जी, रहमान कैन क्लेम शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ सीता's फादर। अपने ससुराल में उसको संपत्ति मिलेगी, जबकि सीता बीइंग द वाइफ ऑफ रहमान विल नॉट गेट अ सिंगल पेनी। तो ये जो पॉलिटिक्स की मैं बार बार बात करता हूं कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि देखिए वो कितना लिबरल है, शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को या पति को अपने धर्म के पालन करने की इजाजत दी है, वो फंडामेंटल नहीं है। माय डियर फ्रेंड, इट मे बी ट्रू बट इट इज नॉट ट्रू, because there can be a design behind this. There can be a design behind this, and that design is to stop the division of the property, which you may understand or you may not understand. Now come the other side, that how Rahman becomes eligible इन दी शेयर ऑफ दी प्रॉपर्टी। इसीलिए जब मैं विल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं 1.25 लाख से 15 लाख ले सकते हो सिर्फ विल लिखने के, बट उसके लिए कानून की ये बारीकियां पता होंगी तब। नहीं तो 10 रुपए में बाहर फॉर्मेट मिलता है विल का, बढ़ के नाम पता दे दो। बट मैं उस विल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं बहुत जल्दी एक विल पे वर्कशॉप करने वाला हूं, आप लोग ज्वाइन करना और देखना मैं कैसे कैसे सवाल उठाऊंगा। वो आपको दोनों तरफ से प्रिपेयर करेगा, आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी और लिटिगेशन के लिए भी। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वर्कशॉप, बट वी डू इट ऑन जूम। ठीक है, तो अभी आइए उस पे जो सवाल था हमारा कि रहमान को कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी। अब देखिए, सीता हिंदू है तो हिंदू एक्ट लागू होगा। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अभी आप डिस्कस कर रहे थे, हिंदू सक्सेशन एक्ट आपने कह दिया इरेस्पेक्टिव ऑफ 2005 कट ऑफ डेडलाइन, मोहम्मद उमर जी कह रहे थे, फाइन, ग्रेट। तो 25% शेयर है ना, तो 25% पत्नी का शेयर है, तो मैं पति हूं तो मेरा शेयर है ना, मैं सूट नहीं फाइल कर सकता हूं क्या? बांटो संपत्ति सीतापुर की, बांटो इलाहाबाद की संपत्ति, कैसे नहीं बांटोगे? ऑफ कोर्स वाइफ कंसेंट विल बी रिक्वायर्ड, बट अगर वाइफ नहीं है, उसकी डेथ हो गई तो मैं तो हिंदू हायर एक्ट के तहत सीता का हस्बैंड होने के नाते मैं तो प्रॉपर्टी का दावेदार बन गया, मैं तो सूट फाइल कर दूंगा। आप कैसे नहीं देंगे मुझे? सो यू गॉट द पॉइंट। ये है यस, बिल्कुल गुलसितान जी, अगर सीता ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो मुस्लिम हो गई तो मुस्लिम लॉ उसके ऊपर लागू होगा। अब मुस्लिम लॉ के तहत जो भी पत्नी का हक है, हकूक है, वो उसको मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा। लेकिन अगर सीता ने बच्चे को फिर हिंदू रखा, तब क्या गेम होगा? फिर बच्चा माइनस प्रॉपर्टी से, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, यहां की बड़ी नीची है ऊंचाइयां, जरा संभल के चलो। यहां की बड़ी नीची है ऊंचाइयां कानून की, बड़े लोचे हैं। एक्ट से नहीं जाता, एक्ट तो 100 रुपए में मिल जाता है। अब एक सवाल और है, मैं अभी बहुत फेस कर रहा हूं ड्यूरिंग पैंडेमिक।
we have seen a rise of 76% in people asking for will writing and going for will. But they are not trained people who can properly guide them. Of course, will is part of our syllabus. I will cover it in detail, which will prepare you. अगर आप मेरे उस वर्कशॉप में नहीं आएंगे तो भी चलेगा. मैं वहां जो पढ़ाऊंगा वो आपको यहाँ भी बताऊंगा, लेकिन जब मैं विल पे यहाँ आऊंगा, ठीक है. तो जो मैं कह रहा हूं, जो दूसरा सवाल है कि अब मजबूरी क्या है. अभी जो एक और, अगर कौस्तुभ जी के सवाल को मैं आगे बढ़ा दूं, वो कह रहे हैं इसलिए अपने धर्म में शादी करनी चाहिए. अच्छा चलिए मान लिया, तो क्या अपने धर्म में लोचा नहीं है क्या? आप सन इन लॉ को प्रॉपर्टी दोगे हिस्सा? आज क्या मैं अपने पिताजी की ससुराल में जाके खड़ा हो जाऊं और कहूं बांट दो अपने मामा और नानाओं को? लॉ तो ये कहता. ऐसा हो रहा है और होगा. देखने में सामाजिक तौर पे आप ये कहेंगे कि दामाद गलत है, सन इन लॉ गलत है. जब उसकी शादी हो गई, अरे भैया मेरी पत्नी का 25% हिस्सा है, मैं परेशानी में हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बच्चे पढ़ाने हैं, तो मैं क्यों नहीं लूं? अच्छा चलिए मैं बड़ा उदार हूं, हिंदू धर्म के हिसाब से जो दहेज वहेज मुझे मिलना था मिल गया है या नहीं मिल गया है. कौस्तुभ जी तुम्हारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ अभी तुम शादी करने वाले हो, ठीक है ना? ठीक है, यस वी कैन डू इट. हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. तो मैं ये कह रहा हूं कौस्तुभ कि अब सन इन लॉ तो बेचारा बड़ा भोला भाला निकला. वो कहता है जी हम नहीं लेंगे. ठीक है, बड़ा अच्छा है. कानून कहता है कि जो उसका हिस्सा है वो हिंदू है 25%, जो भी है इक्वल राइट्स है उसके. 2 बच्चे हैं तो 50%, 4 हैं तो 25%, व्हाट एवर इट इज. बट मेरा सवाल ये है कि दामाद की मजबूरी कभी समझ रहे हो? जी बिल्कुल कीर्ति जी, पत्नी का हिस्सा होता है मायके में बराबर जितना आपके भाई का है. दोनों स्थिति में, एंसेस्ट्रल में तो बिल्कुल, और पिताजी वाले में भी, अनलेस एंड अनटिल पिताजी एक विल लिख के आपको बेदखल कर दे. लेकिन पिताजी फिर भी आपको एंसेस्ट्रल से बेदखल नहीं कर सकते. तो बेदखल आपको अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी से कर सकते हैं. एंसेस्ट्रल तो आपको देना ही पड़ेगा उनको, आपके भाइयों को. अब सवाल ये है कि पत्नी कहती है मैं नहीं लूंगी, और जो दामाद है वो कहता है मैं तो लूंगा, मेरा तो हक है. अब देखने में ये बड़ा गैर सामाजिक, असामाजिक सा कृत्य लगता है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. कानून चाहे जो भी हो, सामाजिक बंधन कुछ और होते हैं, सामाजिक मान्यताएं कुछ और होती हैं. अब कानून तो ये भी है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग ले रहे हैं. और सबसे ज्यादा जो इस कानून के पालन करवाने की जिम्मेवारी है हम वकील. खैर वकील तो बेचारा है. हमको तो लॉयर्टी साहब की एक बात याद आ रही है. दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार उनको हम लोगों ने बुलाया था. उन्होंने कहा था कि वकीलों की जो स्थिति है, इनकी शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है. तो वकील को तो कौन दहेज दे रहा है और बेचारे को कहाँ मिल रहा है. हाँ जज वज हो जाता है तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और IAS IPS की तो चांदी है भाई. तो कानून कुछ भी है, मैं अलग बात कह रहा हूँ, और सामाजिक परिस्थितियां कुछ भी है. तो उस स्थिति में दामाद अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे, बेटी अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे, कानूनी सही है, लेकिन सामाजिक मान्यता अभी भी हमारे यहाँ ऐसी है नहीं. लेकिन मैं आपको एक ठीक कह रहा हूँ कौस्तुभ, ये मैंने लाहौटी साहब ने भी कहा था, मैंने बिल्कुल यही कहा. अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे दामाद गलत है अगर वो हिस्सा मांगे तो? चाहे वो रहमान हो, चाहे वो उदय हो, चाहे वो अजय हो, अगर वो अपने ससुराल में हिस्सा मांग रहा है दामाद, कानूनन तो ठीक है, इज इंटाइटल्ड, बट वो सही है सामाजिक रूप से या गलत है? मैं इसका जवाब चाहता हूं. वाइफ का भाई नहीं है तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी जो है वो लड़की को जाएगी, एंसेस्टर, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है. बट नीरज जी उस पर एक पूरी लिस्ट है. आगे सवाल ये उठता है कि लड़की भी नहीं है तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? सबसे पहले तो वाइफ को जाएगी, हायर नंबर 1. सो वी हैव ए कंप्लीट चार्ट
कि वो किस हिस्से में कैसे हायर क्लास नंबर 1, हायर क्लास नंबर 2, वो पूरी लिस्ट है, आप उसको देख लीजिए। और नहीं तो अगली क्लास जब हम वहाँ पहुँचेंगे राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन एक्ट पे, तो हम बिल्कुल उसकी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अभी जो सवाल था कि जो सन इन लॉ मिस्टर रहमान हो चाहे मिस्टर उदय हो, वो अगर समाज में हिस्सा मांगते हैं तो वो सही है या गलत है। कौस्तुभ जी कह रहे हैं कि लड़की नहीं लेना चाहती और दामाद लेना चाहता है तो सामाजिक तौर पे गलत है। मोहम्मद उमर भी कह रहे हैं कि गलत है। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो मिस्टर देवी प्रसाद हैं, जिनकी सुपुत्री, या इसको ऐसे मान लीजिए कि मिस्टर नीरज माल्या हैं और नीरज माल्या साहब की एक सुपुत्री है, या वो चौकसी साहब हैं गीतांजलि जेम्स वाले, या वो वीडियोकॉन वाले धूत साहब हैं, ठीक है, और इनकी एक सुपुत्री है और इन्होंने शादी कर दी। और शादी करके चौकसी साहब तो भाग लिए अमेरिका और माल्या साहब भी लंदन में रह रहे। और बैंक ने सक्सेसर की लिस्ट निकाली तो माल्या साहब की बेटी का नाम है रीटा। तो अगर आप एसेट्स के हिस्सेदार हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आप लायबिलिटी के भी हिस्सेदार हैं। या जो ये मिस्टर माल्या हैं, ये मर गए, बैंक का लोन खड़ा है, बैंक का चार्ज खड़ा है, मैटर चाहे रिकवरी में गई चाहे एनसीएलटी में गई, अकाउंट एनपीए हुआ। नाउ आई हैव टू रिकवर द मनी एज ए बैंक ऑफिसर एंड आई फाइंड कि बेटा तो है नहीं जो आप कह रहे हैं। बेटा है तो बैंकरप्ट हो चुका है पहले ही, बाप की मृत्यु हो चुकी है, पत्नी के पास कुछ नहीं है, बेटे के पास भी कुछ नहीं, या है तो सफिशिएंट नहीं है। रिकवरी 200 करोड़ की है, चीजें 100 करोड़ की है। अब मेरी नजर जाती है मिस्टर राम सिंह पे, जो दामाद हैं। कैन आई सर्व नोटिस टू हिम? इज ही लाइबल टू पे एज पर द लॉ? बताइए। बैंक नोटिस इशू करता है दामाद को, याओ तुम्हारे पिता फादर इन लॉ ने ये लिया था लोन, तुम्हारा भाई नहीं दे रहा है, तुम्हारा साला नहीं दे रहा है, नहीं है या कम पड़ रहा है। तो राम सिंह जी, आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बंबई में 100 करोड़ का कारोबार है, आइए इस लोन को अदा कीजिए, नहीं तो मैं आपकी संपत्ति पे चार्ज क्रिएट कर रहा हूं और सील कर रहा हूं, जब्त कर रहा हूं, ऑक्शन कर रहा हूं, नीलाम कर रहा हूं। कैन ही एस्केप? नो। वेरी करेक्ट वरुण पाठक जी, यस ही इज लाइबल। तो गर्ल चाइल्ड तो लाइबल है ना, तो गर्ल चाइल्ड की संपत्ति तो पति की संपत्ति है ना यार, उसके तो एंसेस्ट्रल संपत्ति में भी पत्नी हिस्सेदार। ऑफ कोर्स नोटिस विल कम टू गर्ल चाइल्ड, बट गर्ल चाइल्ड की अपनी कौन सी संपत्ति है भाई मेरे? वो काम नहीं करती है, वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल, तो उसका तो हिस्सा उसके पति की संपत्ति में ही ना 50% का है, या उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी, उसके कितने देवर वेवर भाई भाई हैं। तो अल्टीमेटली जो सन इन लॉ है उसकी लायबिलिटी हो गई कि नहीं होगी? उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? उसको भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? Am I clear? Do you all agree? अरे देनदारी चुकाने में कीर्ति द्विवेदी जी आर्थिक स्थिति का क्या लेना देना? पैसे नहीं दोगे तो जेल जाओ। कौन सा आदमी कहता है जो लोन पे डिफॉल्ट करता है कि मेरे पास पैसे हैं और फिर भी मैं लोन नहीं दे रहा हूं? वो तो यही कहता है ना, मैं तो भिखमंगा हूं, लूट गया, उठ गया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम क्या करते हैं? उसको जेल भेज देते हैं। 138 में अगर वो नहीं देगा तो आप क्या करते हैं? जेल भेजते हैं उसको। बैंक का लोन नहीं दोगे
तुम्हारी संपत्ति बेच करके भी हम रिकवर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी आपके ऊपर। सो यू गॉट द पॉइंट। सो डोंट बी, मैं आग नहीं लगाना चाहता किसी के घर में, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इतना आसान नहीं है, बड़ी नीची हैं ऊंचाइयां। वो बेचारा सन इन लॉ अगर हिस्सा नहीं ले, खुदा ना खास्ते ऐसा ना हो, लेकिन एक्सेप्शनल केस में भी ऐसा हो जाए कल को अंबानी साहब के दामाद के साथ, तो पीरामल साहब मुसीबत में होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ईसा अंबानी जी बंटवा लेंगी, बैंक पहुंच जाएगा, पीरामल को भी अटैच कर लेगा, जोड़ लेगा रिकवरी में। ठीक है, ये नई बात बता दी सर आपने। अब तो देखना पड़ेगा शादी से पहले कि ससुर के ऊपर कर्ज जाए कि नहीं। ठीक है मिश्रा जी, अब आप देखिए बस। लेकिन यार तुम लोग कानून के विद्यार्थी हो, जज वज बन रहे हो, कम से कम आप लोग कॉस्ट्यूम से भी कह रहे हैं अब देख लेना भाई, जिनकी तो हो चुकी है हम लोगों की, हम तो जो होगा झेलेंगे, जिनकी नहीं हुई है वो देख लेना। अब तो कहेंगे कि शादी पे कुंडली मिलानी नहीं होगा, बैंक का निकालो वो भी खाता भाई कि कितना ले रखे हो, खेत लोन, कहाँ किसान योजना लोन, कहाँ क्या क्या सब कर रखे हो। बोलेगा भगाओ इस वकील को, ये कहाँ से आ गया, आज तक तो किसी ने नहीं मारा लिमड़ा के लिए हो, कितनी फिक्र हुई है। अरे फिक्र का मौजू ही है भाई, कैसे ना फिक्र हो। हम शादी कर रहे हैं कि कर्जा लेके आ रहे हैं अपने हिस्से, फिक्र होनी चाहिए, लाजमी है लिमड़ा जी। ठीक है, तो 9:07 हो गया यार। चाइल्ड मैरिज कैसे लीगल है, कैसे इलीगल है और कैसे इलीगल नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑब्जेक्टिव तो है ही, और लिटिगेशन पॉइंट बहुत बहुत, बिकॉज लॉ इज साइलेंट ऑन दिस। लॉ इज साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, षड्यंत्र के तहत साइलेंट है। ये सामाजिक परिस्थिति होती है, आपको मालूम है, वोट चाहिए, कैसे जेल भिजवा दें। तो वो जो लोचा है वो कानून में ही है, लोचा जो है हमारे संविधान में ही है। एक्ट कुछ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है। एक्ट के हिसाब से चाइल्ड मैरिज इलीगल है, सेक्शन 5 के कंडीशंस फुलफिल नहीं होते हैं, सब क्लाउज 2 एज वाला। पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी धारा है जिसके तहत वो इलीगल होते हुए, मतलब इलीगल होते हुए भी वॉइडेबल नहीं है, मैरिज का दर्जा प्राप्त है। और अगर ऐसा हो गया तो पिंड आपको डाइवोर्स से ही छूटेगा। तो जब जो शादी नहीं हुई, बताओ कितनी इंटरेस्टिंग बात है फिर। अरे भैया तुम कह रहे हो चाइल्ड मैरिज इलीगल है, और चाइल्ड मैरिज हो गई, तुमने जेल भी भेज दिया, बट कह रहे हो शादी वैलिड है, उसे छूट मिलेगी डाइवोर्स से हिंदू एक्ट में। आर यू नॉट कंट्राडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट? बट यस, दिस कंट्राडिक्टरी status exists when we talk of child marriage. When we talk of child marriage, so it needs detailed discussion and a lively discussion like today. बहुत अच्छा लगा, आप लोग पार्टिसिपेटरी हो गए, मैं यही चाहता था डे 1 से। एकेडमिक लेक्चर मैं नहीं देने आ रहा हूँ यहाँ, तो आप कर ही लेंगे, और आप कर ही रहे हैं, किताबें हैं, लेसन्स हैं, हमें ये प्रैक्टिकल चाहिए। लेकिन हाँ, साथ में तो हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें वो क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव भी हम लेके चलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपनी चाइल्ड मैरिज एक्ट, हाउ इट इज इलीगल बट स्टिल वॉइड, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। आप लिख लीजिए, जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मैं अगर जल्दी बोलूं तो आप लोग मुझे यस कौस्तुभ जी, आई एग्री विथ योर स्टेटमेंट। तो मैं सवाल दे रहा हूं, अगर मैं ज़्यादा जोर से बोल जाऊं तो आप लोग मुझे कहिएगा सर रिपीट कर दीजिए। मैं चाहता हूं ये सवाल लिख लीजिए, ये सवाल सब्जेक्टिव में आता है। जैसे मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट तैयार करने का कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द मैरिज सब्जेक्टिव के लिए, मैंने एक सवाल आपके साथ और किया था कि इज हिंदू मैरिज अ कॉन्ट्रैक्ट और इज अ संस्कार, तो वो भी सवाल आपको डिटेल में तैयार करना है।
एक सवाल मैंने आपको और तैयार करने के लिए डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वो सवाल था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड डाइवोर्स, और उसके तहत हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल सवाल किए थे कि सेपरेशन के टाइम में कैन वाइफ फाइल ए सूट फॉर डाइवोर्स, सेपरेशन के टाइम में कैन वाइफ आस्क फॉर मेंटेनेंस, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ मेंटेनेंस, एंड हाउ सेपरेशन, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द सेपरेशन, एंड देन व्हाट आर द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स, हाउ देयर इज 1 or 2 एक्स्ट्रा rights given to the woman when it comes to separation. For divorce, both have the same rights. तो ये सारे सवाल मैं डिस्कस आपके साथ डिटेल में कर चुका हूँ। तो उसी तरह से ये चाइल्ड मैरिज का सवाल है, आप लिख लीजिए। चाइल्ड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 is neither void not voidable. Child marriage under the HMA Act 1955 is neither void nor voidable. न मान्य है और ना ही अमान्य है। Explain. This is the question. Elucidate. Give reason for in support of your answer. Is the statement true or false? If it is true, how? If it is false, how? So this way the question can be framed, but the answer would remain same. मैं अब एक छोटी सी इंटरेस्टिंग वाकया बता देता हूँ आपको। आप इन शब्दों के खेल में मत फंसना प्रतियोगिता परीक्षाओं में या इवन एकेडमिक एग्जाम में। एक्सप्लेन, इल्यूसिडिएट, जो आता है वही लिखना, आंसर सबका एक ही होता है। मैं बड़ा इसका प्राइस पे किया हूँ भाई। मैं अंग्रेजी का ना विद्यार्थी था और शब्दों को पकड़ने की ना मुझे बड़ी शुरू से ही प्रॉब्लम थी। तो जब वो बीए फर्स्ट ईयर में मैं था आपके विश्वविद्यालय में, या सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जब भी पॉलिटिकल साइंस में, तो वो मैं एक सवाल पढ़ के जाता था। तो अब वो एक्सप्लेन तो मतलब एक्सप्लेन, गिव आर्गूमेंट तो आर्गूमेंट। अब मैं कहता था यार मैं तो आर्गूमेंट वाला तैयार करके आया हूँ, गिव कंडीशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 5, तो वो तो मैं तैयार करके आऊँ। अब जब उन्होंने सवाल घुमा दिया कि भैया इसको गिव आंसर इन सपोर्ट ऑफ द सेक्शंस, तो मैं कुछ नहीं लिखता था। मैं कहता मुझे तो ये आता ही नहीं है। मैं बाहर निकलता था तो मैं दोस्तों से पूछता था यार तुम लोगों ने सवाल हल किया? बोला हाँ। मैं क्या लिखा? वही जो आता था। मैंने कहा यार मैं तो बड़ा पागल हूँ, जबकि मैं जहाँ से पढ़ के गया था अपनी 12वीं में अंग्रेजी, तो हर शब्द का मतलब अलग अलग था। तो मैं बड़े अलग अलग ढंग से सवालों को तैयार करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये बेईमानी है, कोई मतलब नहीं है उसका। वो जो भी पूछे घुमा फिरा के जो फैक्ट्स है, जो आंसर्स है, आपने वही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो द क्वेश्चन इज चाइल्ड मैरिज वॉइड और वॉइडेबल? Is child marriage neither void nor voidable? So we will talk this in the next class. Thank you guys very much for your valuable time, for your participation and for your timely presence. समय पे आए, उपस्थित रहे। हाँ, आप 21 लोग इस वक्त क्लास में उपस्थित हैं। आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। बाकी ये लेसन YouTube पे मौजूद रहता है। और बाकी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई आपको चीज़ चाहिए, तो कौस्तुभ जी आपके कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे संपर्क करें और मुझे बताएं। हम लोग आगे इस क्लास को ऐसे ही। तो इजाज़त है कौस्तुभ जी, आज के इस सभा को यहीं शुभ रात्रि, सबा खैर। थैंक यू चंद्र कुमार सिंह जी, रूबी कनौजिया जी, गुड नाइट। अगली क्लास में सोमवार को शाम 8 बजे फिर यहीं पे आपसे मुलाकात होगी। और विल की क्लास में जो मैं अलग से सामान्य जनता के लिए लेता हूँ, मेरे वो चलते रहते हैं वर्कशॉप, उसमें अगर आप इच्छुक हैं तो आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। उसकी सूचना भी मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम से आपको मिल जाएगी।
आप लोग मुझे फॉलो कर लें, मैं सब जगह मौजूद हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यू नेम ए सोशल मीडिया, एंड आई एम देयर, ऑफ कोर्स व्हाट्सएप। तो आपको वहाँ से सूचना मिल जाएगी। और फिर हम और वैसे भी अगर आप वहाँ नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम जब हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करेंगे, विल राइटर आप बन के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं। गुड नाइट।